हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहाँ मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, इससे पहले जो हम कर रहे थे वो 2025 का पहला सेट कर रहे थे पी वाई क्यू। उससे पहले हमने पहले 20 टिक मार्का को कंप्लीट किया और उसमें खंड का जो रहता है उसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो पहला क्वेश्चन रहेगा, और जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। और जैसा कि थंबनेल में मैंने लगा दिया है, देखिए, क्लास 10th मैथ पीवाई की 2025 100% इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देखो भैया, एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाना, फिर आपको बाद में पछताना पड़े ना कहीं, पता चला कि इसमें से क्वेश्चन आ गया और आपने वीडियो नहीं देखा। तो इस वजह से इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए बेटा, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका सी, यानी ग वाला पार्ट। बिंदु दे रखे हैं आपको, पॉइंट दे रखे हैं माइनस के 1,7, और आपको जो क्वेश्चन दे रखा है 4 कॉमा माइनस के 3 दे रखा है। इस पर डबल क्लिक हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये है एग्जैक्ट में माइनस ही। क्या है ये? माइनस के 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो आपको क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच divided the line segment joining the point -1,7 and 4,-3 in the रेशियो जो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। देखिए, आपने मान के चलो जैसे कोई ये लाइन थी, मैं इसी को अलग अलग पार्ट में बांट दे रहा हूं। ये मैंने ए वाला पार्ट ले लिया बेटा, और ये मैंने बी वाला पार्ट ले लिया। कोई दिक्कत है यहां तक? आपने ए के जो कोऑर्डिनेट लिए वो लिए 1,7, आपने जो बी के कोऑर्डिनेट लिए वो लिए 4,3, वो भी किसके? माइनस के। और यहां पे जो मिड पॉइंट था वो मैंने ले लिया पी। अब हमें इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ये हमें फाइंड करने हैं। ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं बेटा, ये हमको फाइंड करने हैं। और इसमें जो आपको रेशियो दे रखा है, इधर का जो रेशियो है वो तो दे रखा है 2, और इधर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3। तो आपको जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो दे रखा है 2:3। अब बात आती है यहाँ पे हमें किस किस की वैल्यू किस प्रकार से दे रखे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात आ जाती है, ये जो वैल्यू है बेटा आपकी, ये x1 है, ये जो वैल्यू है बेटा ये y1 है, और ये जो वैल्यू है आपकी ये x2 है, और ये जो वैल्यू है ये y2 है। आपको x1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू पता है, और y2 की वैल्यू पता है। आपको एक एक करके सबकी वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पे आपको एक और वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बेटा m1 और m2। इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। बिंदु जो दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं? बिंदु। बिंदु का मतलब है पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट आपको क्या दिए हैं? माइनस के 1,7 और एंड कितने दे रखे हैं? 4 माइनस के 3। और जो आपको अनुपात दिया है, और जो अनुपात दिया है, अनुपात अनुपात जो दिया है आपको वो दिया है 2:3, जो रेशियो दिया है। अब यहां आप ऐसे लिख सकते हो, देखो m1 इजकल टू कितना है? 2, और m2 इजकल टू कितना है? 3। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है डिवीजन वाला, वो क्या होता है? सबसे पहले हम उसको यहां एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फॉर्मूला होता है x, y बराबर क्या होता है बेटा? m1 x2 प्लस m2 x1, उसके बाद हो जाएगा बटे में m1 प्लस के m2। ऐसे ही फिर y का भी रहता है बेटा, ये होता है m1 y2, और यहां हो जाएगा m2 y1, और अपन ये आ जाएगा m1 प्लस के m2। अब हमें इस फॉर्मूले में रख के इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग अलग रख देनी है, और यहां से हमें x और y के मान मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे हम ऐसे लिख लेते हैं x, y इज इक्वल टू, देखो हमारे पास m1 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2, यहां पे भी लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं 2। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर हमें चाहिए x2 की वैल्यू, और x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, तो यहां पे हम लिख लेंगे बेटा 4। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस। उसके बाद यहां दे रखा है हमें m2, और m2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3। उसके बाद मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे -1, तो आप यहाँ -1 लिख दोगे, और उसके बाद अपन, फिर क्या दिख रहा है आपको? m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3, तो आपने दोनों की वैल्यू को लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा है तो आप भी कॉमा लगाओगे। फिर आपको चाहिए बेटा m1, और m1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? y2, और y2 की वैल्यू कितनी है? -3, तो यहाँ आप लिख लोगे -3। उसके बाद लगाओगे बेटा प्लस m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, और फिर उसके बाद चाहिए बेटा आपको y1 की वैल्यू, और y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। आपको y1 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 7, और उसके बाद आप क्या कर दोगे?
यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। अब हमें इन इक्वेशन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है प्रॉपर तरीके से, और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। जब हम इसको यहां लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एक्स कॉमा वाई। और जब हमने इनको यहां पे लिखा, देखो 2 4 जा कितने होते हैं भैया, 8। तो यहां लिखोगे बेटा आप 8। उसके बाद आप क्या लिखोगे, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस मिला के क्या हो गया, माइनस। और 3 का मल्टीप्लाई जब आपने 1 में किया तो 3 1 जा 3, तो क्या आ जाएगा ये माइनस के 3। और जब आपने नीचे दोनों को जोड़ा 2 और 3 को, तो कितना हो जाएगा 5। अब इधर आ जाइए, देखो 3 2 जा कितने होते हैं बेटा, 6। तो यहां कॉमा लगाओगे, माइनस के कितना लिख दोगे 6, उसके बाद प्लस कितना आ जाएगा 7 3 जा 21, और प्लस के कितना हो जाएगा ये 21, और अपन कितना हो जाएगा 5। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? अब इसके बाद आपको करना क्या, यहां हो जाएगा x और यहां हो जाएगा y इजकल टू 8 में से 3 गए तो बेटा कितने बचे 5, और अपन क्या हो जाएगा 5। कॉमा लगाओगे, देखो 21 में से 6 निकाले तो कितने बचे बेटा 15, और अपन क्या हो जाएगा 5। आपने इसको काट दिया 1 टाइम और आपने इसको काट दिया 3 टाइम्स। तो यहां पे जो आपके कॉमा निकले x कॉमा वाई, जो कोऑर्डिनेट निकले वो निकले 1 कॉमा 3। तो यहां से आप लिख सकते हो बेटा x इजकल टू तो आ जाएगा 1 और y इजकल टू आ जाएगा 3, और आपके इस सवाल के यही आंसर हैं। क्या यहां तक आपको सवाल में कोई दिक्कत हुई? अब देखो इससे सवाल आपको कैसे कैसे पूछ सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। हो सकता है आपको रेशियो दे दे, ए दे दे, बी दे दे, और आपको ये कोऑर्डिनेट पूछ ले, निकाल दोगे आराम से जैसे मैंने अभी किया है। अभी हो सकता है सवाल में आपको कोऑर्डिनेट दे दे और आपसे रेशियो पूछ ले, ऐसे इसी फॉर्मूले से निकालोगे। हो सकता है आपको रेशियो दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और बी वाला पार्ट दे रखा है और ए वाला पार्ट दे रखा है, पर ए में आपको मान के चलो -1 की जगह पे एक्स पूछ ले या के पूछ ले, तो आप उसकी वैल्यू आराम से डिफाइन कर पाओगे। फॉर्मूला यही रहेगा, तरीका भी यही रहेगा। इसके बाद चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट है वो डी है, यदि इफ साइन एल्फा इजकल टू 1/2 और साइन बीटा इजकल टू 1/2, तो एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। तो आपसे पूछा गया है फाइंड जो करनी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा। तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो एल्फा और बीटा की करनी है। वो वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए सवाल को, जैसे आपको दे रखा है यहां पर साइन एल्फा इजकल टू 1/2। इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अल्फा की जो वैल्यू है, यानी साइन अल्फा की जो वैल्यू है 1/2 होती है, वो कौन से क्वाड्रेंट में होती है और कौन सी टेबल में होती है और क्या इसका मान होता है, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो यहाँ क्वाड्रेंट का तो हमें ऐसा कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा, तो क्वाड्रेंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि साइन अल्फा की जो वैल्यू है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 1/2 कौन सी होती है। तो जैसे ही हमने ये बात सोची तो हमें तुरंत पता चला ये जो वैल्यू होती है भैया साइन 30 की वैल्यू होती है। तो हमने क्या किया, एल्फा बराबर साइन एल्फा बराबर क्या लिख देंगे बेटा, हम साइन 30 लिख देंगे। और जब हमने इस साइन से साइन को कैंसिल किया तो हमें यहाँ पे पता चला एल्फा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है बेटा, 30 डिग्री आई है। क्या यहां तक आपको सवाल में कोई डाउट लगा? वेरी गुड। इसके बाद आपसे साइन बीटा की वैल्यू पूछी गई है। इसके बाद आप क्या करोगे, साइन बीटा की वैल्यू को लिख लोगे, और साइन बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2। और यहां से जब आप इसे लिखोगे तो साइन बीटा, अब ये किसकी वैल्यू होती है, ये फिर से वही वैल्यू हो जाती है साइन 30 की। अब हम साइन से साइन काट देंगे तो बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, बीटा इजकल टू ये भी 30 आ जाएगा। तो यहां पे हमें दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी मिली है 30। पर देखिए अगर आपको यहाँ पे सवाल में साइन साइन दिया है तो आप साइन साइन के अकॉर्डिंग करोगे, अगर आपको सवाल में कॉस कॉस दिया है तो कॉस के अकॉर्डिंग करोगे, और हो सकता है सवाल में एक कॉस दिया और एक साइन दिया तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। चाय आएगी भैया हमें, समझ में आ रही है ना बात भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसी प्रकार से सवाल को ऐसे कर सकते हो सकता है यहाँ 10 दे रखा हो तो आप 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लोगे, हो सकता है कॉट दे रखा हो तो कॉट के अकॉर्डिंग, जो भी वैल्यू दे रखी हो आपको करने का तरीका यही रहेगा। तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई और यहां से आपको बीटा की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू मिल गई। अब आपसे जो सवाल में पूछा गया था, आपको जो फाइंड करने के लिए बोला गया था, जो आपको फाइंड करना था, तो फाइंड आपको क्या करना था, अल्फा प्लस बीटा। तो आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 डिग्री, तो आप 30 डिग्री लिख दोगे। बीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो 30 लिख दोगे। दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आपको सवाल में कोई दिक्कत रही? अगर आपको इसी सवाल में इस तरीके से पूछ ले, जैसे मान के चलिए मैं एक सवाल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मान के चलो आपको सवाल में ये दे दिया साइन एल्फा इजकल टू 1/√2 और दूसरा सवाल दे दिया कॉस
एल्फा इजकल टू 1/2। तो क्या आपको करने में अब कोई दिक्कत होगी? आपका सवाल यही तरीके से होगा जैसे आपने किया है। हो सकता है यहां आपसे दे दे साइन एल्फा इजकल टू √3/2 और यहां दे दे कॉस एल्फा इजकल टू √3/2। तो क्या फिर भी आपको कोई दिक्कत रहेगी करने के लिए? सेम पैटर्न फॉलो करना है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे के सवाल पे चलते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। आगे सवाल में पूछा गया है, बिंदु दे रखे हैं आपको, पॉइंट दे रखे हैं। पी जो पॉइंट है वो दे रखा माइनस के 6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। जैसे मान के चलिए मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया ऐसे करके, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका मैंने मान लिया ओ है और ये वाला पार्ट मैंने मान लिया पी है। या मैं से ऐसे कह सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा ये पी है आपका और ये 0 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे हैं माइनस के 6,8 और ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये आपको दे रखे हैं 0,0। भाई यही तो कह रहा है। अब वो आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब इनकी डिस्टेंस पूछी गई है। अब इनकी डिस्टेंस पूछी गई तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है भैया आपका x1 और उसके बाद ये क्या है तुम्हारा ये y1 है और यहां से आप करोगे ये क्या है भैया x2 और ये क्या है आपका y2। अब बात आती है डिस्टेंस का फॉर्मूला एग्जैक्ट में होता क्या है? तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो d बराबर ही होता है और d बराबर क्या होता है उसको हम लिख देते हैं। क्या होता है? x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? अब आपको करना क्या है, देखो x2 की जो वैल्यू दे रखी है उसकी जगह पे आप x2 की वैल्यू लिखोगे, जो x1 की वैल्यू दे रखी है आप उसकी जगह पे x1 की वैल्यू लिखोगे, ऐसी y2 और y1। अभी हम क्या करते हैं d बराबर लिखते हैं यहां पे। जब हम d बराबर लिखेंगे तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, x2 की वैल्यू देखनी है। x2 की वैल्यू कितनी है? 0। कितनी है? 0। तो हम x2 की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 0। उसके बाद माइनस, जैसा कि दीपक जी ने बताया x1 की वैल्यू कितनी बताई दीपक जी ने? माइनस के 6। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस के 6। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? जब माइनस हमारा फॉर्मूले का हो गया और x1 की जो वैल्यू है वो हमें माइनस के 6 दे रखी है तो उसकी जगह पे -6 लिख दी और इसका हम क्या कर देंगे? इसका कर देंगे भैया हम होल स्क्वायर। क्या यहां तक आपको कोई भी परेशानी महसूस हो रही है? अब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए इस तरीके से आपको करने का तरीका तो यही अपनाना है। उसके बाद आप क्या लगाओगे? प्लस। अब बात आती है y2, तो प्रिंस जी बता रहे हैं y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया? 0। उसके बाद आप क्या लिख दोगे? माइनस। कोई दिक्कत रही? अभी बोला भैया कि y1 की जो वैल्यू है वो तो 8 है, तो हम क्या कर देंगे जी? 8 लगा देंगे। यहाँ पे 8 लगा दिया और इसका भी हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। क्या आपको यहां तक कोई परेशानी महसूस हुई? अब आप करोगे क्या, देखो ये माइनस और ये माइनस, ये तो प्लस हो गया और जब प्लस के 6 हो गया तो हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कर देंगे और जब 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 36 आ जाएगा। और फिर जब आप 8 का स्क्वायर करोगे, देखो माइनस 0 तो कोई मतलब ही नहीं रहा, -8 का जब आपने स्क्वायर किया तो क्या हो गया? ये 64 हो गया। इसके बाद आपने d बराबर जब यहां से ऐड किया तो 64 और 36 से कितना हो जाएगा? ये 100। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं तो d इजकल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 को इसको लिखेंगे हम 10 का स्क्वायर। तो d बराबर जो आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा भैया? 10 यूनिट आ जाएगा। यूनिट का मतलब होता है मेरे भाई इकाई। तो इसका जो आंसर आया d बराबर, इसका मतलब है इसके और इसके बीच की जो दूरी थी, डिस्टेंस जो थी मिडिल की, वो कितनी थी? 10 यूनिट थी। क्या आपको यहां तक कोई परेशानी हुई? चलो बहुत बढ़िया बात है। -1 और अपन में क्या हो जाएगा? कोसेक प्लस के 1। ये सवाल आपको इस तरीके से, इससे ये लेके आना या इससे ये ले, मर्जी तुम्हारी है। तो हम इस सवाल में सबसे पहले जो लेने वाले हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने भैया लेफ्ट हैंड साइड ले ली और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है? सवाल में दिया गया है कॉट ए और माइनस के क्या लिखा गया है? कॉस ए। उसके बाद हम लिखेंगे अपन और क्या लिख देंगे? कॉट ए और उसको हम लिखेंगे प्लस के कॉस ए। ये आपका सवाल था जिसको हमने लिख दिया है। अब आगे हमसे क्या बोला गया वो देख लेते हैं भाई, आगे भी तो कुछ पूछा गया है। तो अब हम एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जैसा कि आप सभी को याद भी होगा, मुझे जैसा कि याद है, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था और फॉर्मूला पढ़ाया था कॉट ए इज इक्वल टू, ये ऐसे करके पढ़ाया था, कॉस ए अपन के साइन ए। क्या आप सभी को ऐसा कोई फॉर्मूला याद आता है? भाई सब बिल्कुल आता है, बहुत सुंदर बात। बस हम इस कॉट ए की जगह पे ये लिख देंगे कॉस ए अपन साइन ए। कोई दिक्कत है किसी को भी? बहुत सुंदर। तो ये कॉट लिख रहा है, इस कॉट की जगह पे मैंने लिखा कॉस ए, उसके बाद माइनस और अपन में तो लिख लेते हैं ना पूरा साइन ए। तो कॉट को मैंने साइन, कॉस अपन साइन में कन्वर्ट कर लिया
और उसके बाद यहां पे लिख रहा है भैया माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस, और फिर लिख रहा है ये कॉस ए, तो हम लिखेंगे कॉस ए। उसके बाद ये अपन में है तो हम भी लिख लेंगे ये अपन में। ऐसे इस कोड को हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस ए, और अपन के क्या हो जाएगा साइन ए, और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे प्लस, और ये क्या हो जाएगा भैया आपका कॉस ए। क्या आपको यहां तक कोई भी तकलीफ हुई? बहुत सुंदर बात। अब देखो आप क्या कर सकते हो इस सवाल में, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इस सवाल को ऐसे लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया। एक तो मेरे पास ये तरीका है, और एक है मैं ऊपर से कॉस ए कॉमन भी ले सकता हूं। ठीक है, ऊपर से कॉस ए कॉमन भी ले सकता हूं। जब मैंने ऊपर से कॉस ए कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा 1, और इधर भी क्या बचेगा 1। आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हो। तो मैंने इधर जो एलसीएम लिया मेरे भाई, वो क्या लिया, एलसीएम क्या आया मेरा, एलसीएम जो आया वो आया साइन, क्या आया साइन ए। क्या नीचे सवाल आ पाएगा? मेरे को नहीं लगता ये नीचे सवाल आ पाएगा, तो मैं इस सवाल को यहां से कंटिन्यू करने का प्रयास करता हूं। तो मैंने यहां पे जो एलसीएम लिया मेरे भाई वो ले लिया साइन ए, इसका एलसीएम साइन ए आ गया, तो यहां क्या हो जाएगा कॉस ए। उसके बाद मैं माइनस कर दूंगा, और जब 1 का डिवाइड मैंने साइन ए में किया तो साइन ए मिला, और साइन ए का मल्टीप्लाई जब मैंने कॉस ए में किया तो ये बना कॉस ए इंटू साइन ए। यहां के बाद फिर आपने ये अपन लगाया, मैंने भी ये अपन में लिख दिया है। उसके बाद इधर फिर से मैंने एलसीएम ले लिया मेरे भाई, क्या ले लिया एलसीएम साइन ए, और जब मैंने ये एलसीएम साइन ए लिया तो इधर क्या हो जाएगा कॉस ए, और प्लस के क्या हो जाएगा कॉस ए, और इनटू के क्या बन जाएगा साइन ए। अब मेरे को एक बात पता चल रही है, ये दोनों वाले पार्ट मैंने काट दिए। क्यों कट जाते हैं ये चीज आपको पता है? नहीं पता तो आज मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे कोई फ्रैक्शन ऐसे लिख रही है 2/5, फिर यहां लिख रही है 3/5, तो ये वाला जो पार्ट है यहां चला जाता है, और ये वाला जो पार्ट है ऊपर चला जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 × 5, और ये हो जाता है 3 × 5, तो ये 5 से 5 कट जाता है, तो बचता कितना है जी 2/3। इसी कारण से हमने ये इसको काट दिया है। अब इसके बाद ऊपर हमें क्या दिख रहा है, देखो ऊपर जो हमें मिला वो मिला कॉस ए, उसके बाद माइनस के कॉस ए, और इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, फिर आप लिखोगे अपन में, और इधर क्या हो जाएगा कॉस ए, और प्लस के क्या लिखोगे आप कॉस ए, और इंटू साइन ए। जब आपने ऐसे सवाल को लिखा तो उसके बाद आपको सवाल में दो बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो आप ऊपर से क्या चीज कॉमन ले लोगे जी कॉस। जब आपने ऊपर से कॉस कॉमन लिया तो इधर बचा जी 1, क्या बचेगा यहां पे 1, और माइनस, यानी यहां से 1 माइनस, और क्या बचा साइन। तो आपने इसको इसी प्रकार से लिख लिया है, और उसके बाद क्या हो जाएगा अपन में। ऐसे ही आप यहां से कॉस कॉमन ले लोगे, और जब आपने ये कॉस कॉमन लिया तो इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस के साइन ए। क्या आपको यहां पे कोई दिक्कत हुई? बहुत सुंदर। इसके बाद आपने इस सवाल को ऐसे करके काट दिया, तो ये बचा जो आपका 1/sin ए बचा, और इधर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। कोई परेशानी रही भैया? अब आप इस सवाल को एक तरीके से आगे इसको और कर सकते हो, साइन को आप लिख सकते हो जी 1/कोसेक ए, क्या लिख सकते हो 1/कोसेक ए, और ऐसे ही नीचे लिख सकते हो 1/1 प्लस कोसेक ए। और जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई कोसेक ए माइनस के 1, और अपन क्या हो जाएगा कोसेक ए, और अपन में क्या हो जाएगा, ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस के 1, और अपन क्या हो जाएगा कोसेक ए, और ये कोसेक ए से कोसेक ए कट गया, तो जो आपका सवाल बचा वो कोसेक ए माइनस के 1, और अपन क्या बचा कोसेक ए प्लस के 1। एक तरीका तो मैंने आपको ये वाला बताया, आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका मैं और बताता हूं इस सवाल को करने का। इन दोनों मेथड में से जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, आप उस वाले मेथड को कर लें। तो मैं इस सवाल को एक दूसरे मेथड से और बताता हूं आप सभी को, और देखो उस मेथड के लिए आपको करना क्या होगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, इसी सवाल को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेना है। यहां से मैंने इतना किया है ना इसको, देखो अब आप करोगे क्या, बाकी सारी चीजें यहीं रहने दोगे। अब आपको दोनों में से जो ज्यादा बेटर लगे आप उसको समझ लें। तो मैंने इसको रफ कर दिया, और मैंने इतने सवाल को यहां पर नोट कर रखा है।
मैंने टेकिंग लिया लेफ्ट हैंड साइड, भाई साहब दूसरे तरीके में भी लेफ्ट हैंड साइड ही को लेना है, और कॉस कॉट ए माइनस के कॉस ए अपन कॉट ए प्लस के कॉस ए। यहां से आपने कॉट को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरीके से तोड़ लिया। अब मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है इस सवाल में, ऊपर इधर भी और इधर भी मेरे को क्या कॉमन मिला, कॉस ए। तो मैंने ऊपर से क्या निकाल लिया, कॉस ए निकाला। जब इधर से कॉस ए निकाला तो इधर कितना बचा जी, 1 माइनस साइन ए, और इधर क्या बचेगा जी, माइनस के 1, क्योंकि कॉस हम निकाल चुके हैं। क्या आपको कोई दिक्कत हुई? बहुत सुंदर। इसके बाद आप इधर भी ऐसे करोगे तो यहां से कॉस से, ऊपर से भी इससे कॉस निकाल लिया बाहर। जब आपने कॉस कॉमन लिया तो इधर भी क्या बचेगा आपका, 1 अपन साइन ए, और प्लस के क्या बच जाएगा जी, 1। तो आपने इस वाले कॉस से इस वाले कॉस को काट दिया। आपको एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 अपन साइन ए इजकल टू मेरे भाई होता क्या है जी, कोसेक ए। कोई दिक्कत रही? 1 अपन साइन ए किसके बराबर होता है, कोसेक ए, और कोसेक ए के बराबर क्या होता है, 1 अपन साइन ए। आप ऐसे कह सकते हो। तो आपको यहां पे 1 अपन साइन ए दिखाई दे रहा है, तो आप इस 1 अपन साइन ए की जगह पे क्या लगा सकते हो जी, कॉस कोसेक ए। तो आपने कोसेक ए लिखा और उसके बाद -1 लिख दिया, क्योंकि -1 तो वहां ऑलरेडी था। ऐसी 1 अपन साइन ए की जगह पे आपने क्या लिखा जी, कोसेक ए, और +1 आपका था, और आपके सवाल का जो आंसर है वो आ चुका है। अब आपको ये कर लेना है या वो कर लेना है, और ये हो गया है तुम्हारा हेंस प्रूव्ड। अब आपको दोनों में से जो ज्यादा बेटर लगे आप उस मेथड से सवाल को कर सकते हो। मैंने ये भी बता दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया। ये थोड़ा सा लेंदी है और ये आपका शॉर्ट है, जो आपको बेटर लगे। इजी मेरे को तो ये लगा, तो मैंने इसी वजह से आपको ये सवाल एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको जो ज्यादा बेटर लगे आप उसके अकॉर्डिंग इस सवाल को कंटिन्यू कर सकते हो। आगे की तरफ चलते हैं भैया। अब कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, सॉल्व एनी 5 सेक्शन। मतलब इसमें जो क्वेश्चन दे रखे होंगे 6 दे रखे होंगे, कितने दे रखे होंगे, 6 पार्ट दे रखे होंगे। उनमें से सिर्फ आपको 5 ही करने हैं, सब नहीं करने। कितने करने, 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो आज का हम इसमें से पहला क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, ए वाला पार्ट है, किसी एपी का 17वां पद, कोई एपी है उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो क्या करना है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। आपको कोई एपी दे रखी है, द 7th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। आपसे पूछा गया है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो आपको जो 17वां टर्म दिया है, आपको जो एपी दे रखी है, आपको जो एपी दे रखी है, एपी का जो 17वां टर्म दे रखा है, कौन सा टर्म दे रखा है मेरे भाई, 17वां टर्म। अब 17वें टर्म को हम कैसे लिख लेते हैं, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। 17 - 1 इंटू डी आप लिखोगे 17 टर्म को, कोई दिक्कत है यहां तक? उसके बाद आपको 10th टर्म जो बोला गया है, और 10th टर्म को भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो, a प्लस 10 - 1 इंटू डी। ये आप दोनों टर्म को इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। आपसे बोला गया है 17वां जो टर्म है, क्या A17 जो टर्म है उसके कौन से 10वें पद से कितना ज्यादा है मेरे भाई, 7 ज्यादा है। क्या आपको कोई दिक्कत है भाई? इसके 17 टर्म से 10 टर्म जो है वो कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 एक्सीड है, ज्यादा है, तो हमने लिख दिया। अब आप इस 17 को कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लोगे, a प्लस क्या हो जाएगा, 17 - 1 इंटू डी। और 10 टर्म को आप कैसे लिखोगे, a प्लस 10 - 1 इंटू डी, और प्लस के कितना हो जाएगा, 7। क्या आपको कोई दिक्कत लगी? बहुत सुंदर। 17 में से जब आपने 1 माइनस किया तो आपका बना कितना, 16d इजकल टू 1 a प्लस 10 में से 1 गए तो कितने बचे जी, 9d, और प्लस के हो जाएगा 7। इस वाले a को जब आप इधर लाओगे तो ये दोनों पार्ट कट जाएंगे, तो आपके पास इधर जो बचा वो बचा 16d, और d को आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और बराबर कितना हो जाएगा भैया, 7। क्या आपको कोई दिक्कत है? अब आप 17 में से 16 में से आप 9 को माइनस कर दो। 16 में से जब 9 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा क्या जी, 7d, और जब आपको 7d मिला तो बराबर 7, और यहां से जब आप d बराबर निकालोगे तो 7 से आपने 7 को काटा तो आपको d की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 1 मिली। कितनी मिली, 1। अब आपको सवाल में ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं गया था, कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, और कॉमन डिफरेंस कितना है, d।
और डी बराबर कितना है 1, तो आपका सवाल का जो आंसर है वो कितना है जी 1। अगर आपसे इस सवाल में ए पूछता तो आप डी का मान किसी भी क्वेश्चन में रख देते, आपको 1 मिल जाता, मान ए की वैल्यू मिल जाती। आपसे अगर एपी पूछता तो आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया, आप एपी बनाते चले जाते। पर आपको यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस। तो आप सवाल में क्या निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे। पावन जी भैया कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, अगला सवाल है, क्या यहाँ तक आपको कोई परेशानी हुई है? एकदम सवाल दिमाग में जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि हमारी समझ में नहीं आ रहे। चलो आगे देखते हैं, उसका निवारण ये होगा, फिर हम दोबारा से पढ़ा देंगे। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर बी जो पूछा गया है वो समीकरण √2, क्या दे रखा है आपको, √2x का स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा 7x और प्लस के क्या हो जाएगा 5√2 इक्वल टू 0 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, आपको इसके शून्य के निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे, ऊपर सिर कर लेंगे और नीचे हाथ कर लेंगे। हैं हाथ तो ऑलरेडी होते, पैर कर लेंगे। देखिए हमें करना क्या है, सवाल को लिख लेना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यार, लिखना तो पड़ेगा। अगर सवाल को सॉल्व करना है तो मेरे भाई सवाल को लिखना तो बनता है। तो हमने लिखा 2 और क्या लिख लेंगे x का स्क्वायर, उसके पास क्या हो जाएगा 7x और प्लस के क्या हो जाएगा 5√2 इक्वल टू 0। क्या कोई परेशानी यहां तक? अब आपको करना क्या है, आपके पास है मेरे भाई √2, आपने √2 लिखा, आपके पास है मल्टीप्लाई 5√2, आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले आपने √2 का जब मल्टीप्लाई √2 के साथ किया तो आपको मिला कितना जी 2 और मल्टीप्लाई कितना हो गया जी 5 और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा तो क्या आ गया 10। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है? अब आपको 10 कैसे फैक्टर कर लेने हैं कि आपको 7 मिल जाए। तो इसके फैक्टर करने के लिए आपने एक दिमाग लगाया 2 और 7, सॉरी 5 और 2। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है 10 और जब आप इन दोनों नंबर को जोड़ रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है 7। और हमें किसकी जरूरत महसूस हो रही थी सवाल में, यही चाहिए था और हमको बहुत आसानी के साथ मिल गया। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, इस वाले √2 का मल्टीप्लाई इस वाले √2 में किया तो कितना आ गया 2। कुछ लोग बोलेंगे यार ये कैसे आ गया, हमारी तो समझ से बाहर चला गया। मैं आपको बता देता हूं, जब रूट वाली कोई संख्या होती है और सेम संख्या होती है, दोनों पर रूट लगा होता है तो वो कैसे रूट कट जाता है, इसका भी एक रीजन है भैया। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था √2 और यहाँ पे भी लिखा हुआ था √2, तो हम क्या करते हैं रूट से रूट काट देते हैं। रूट का जो मतलब होता है बेटा, इसकी पावर होता है 1/2, तो मैंने 1/2 लिख लिया। इसकी भी पावर होता है बेटा 1/2। और देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो आप उसको क्या लिख देते थे a की पावर m प्लस n, ऐसे ही तो लिखते थे। तो देखो इधर हमने क्या किया 2 की पावर था, इधर भी 2 की पावर था, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा ये 1/2 प्लस के 1/2। जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2/2 और 2 से 2 कटा तो बचा कितना 1 और 2 की पावर 1 को हम क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। इसी कारण से हम कह देते हैं भैया रूट का मल्टीप्लाई जब रूट से हुआ सेम नंबर से तो क्या हो जाता है रूट हट जाता है। इसी कारण से मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और फिर 5 का मल्टीप्लाई हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब हमें आगे इस सवाल को करना है। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे भैया देखते हैं। अब हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए भैया, ये बना 10 और 10 के फैक्टर कर लिए कि 7 आ जाए, तो हम इसको लिख लेंगे 2 और x का स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा 2x और प्लस के क्या हो जाएगा जी 5x और प्लस के क्या हो जाएगा 5√2 और इजकल टू कितना मिलेगा जी यहाँ पे 0। क्या आपको कोई परेशानी हुई यहां तक? अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो यहां तो √2 है और यहां 2 है, तो मैंने सोचा मैं यहां से √2x कॉमन ले लूं। जब मैंने यहां से √2x कॉमन लिया तो √2 से तो √2 कट गया, इधर कितना बचा जी x और उसके बाद आती है बारी इधर की और इधर मैंने x से कॉमन ले ली तो बचा 2, पर मेरे को √2 कॉमन लेना है। अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर क्या होता है मेरे भाई 2, तो मैं इस वाले 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। तो जब मैंने इस 2 को √2 इंटू √2 लिखा तो मैंने इसमें से एक √2 निकाल लिया, तो बचा कितना जी 1 √2। क्या कोई दिक्कत है? बहुत सुंदर। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां लिखोगे प्लस, यहां भी 5 यहां भी 5, आपने कॉमन ले लिया 5, इधर कितना बचा x और इधर कितना बचा जी √2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। जब यहां से आप इस सवाल को और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस के 5
और देखो ये वाला ब्रैकेट्स और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो हम इन दोनों में से किसको लिखने का काम करेंगे, एक को, क्योंकि ये दोनों सेम है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, रूट 2x प्लस के 5 इजकल टू 0 हम कह देंगे यद इफ, तो क्या लिखेंगे, रूट 2x इजकल टू माइनस के 5 और x इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 5 अपन रूट 2। उसके बाद इसको और आगे करोगे तो x प्लस के क्या हो जाएगा, रूट 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस के रूट 2। तो आप ये अलग अलग x की दोनों वैल्यू निकाल सकते हो, इसे हम कहते हैं शून्यक, यानी एक अल्फा की वैल्यू हो जाती है और दूसरी बीटा की वैल्यू हो जाती है। क्या यहां तक आपको कोई भी परेशानी हुई, कोई दिक्कत? एबीसी की भुजा, कोई ट्राइंगल है, उसकी जो भुजा है वो बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है, उस पर कोई बिंदु जो है वो इस प्रकार है कि ए डी सी बराबर है बी ए सी, तो सिद्ध कीजिए। तो आपको क्या प्रूफ करना है, सी ए का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, सी बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई सी डी का स्क्वायर। यानी आपको इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी और डी इज ए मिड पॉइंट ऑन साइड बी सी, तो जो BC है उसका क्या है, ये मिड पॉइंट है। फिर कह रहा है सच डेट ADC इज इक्वल टू है एंगल BAC, तो आपको क्या करना है, प्रूव डेट, ये लिखना है। देखो ये वाली जो कंडीशन दे रखी है, सबसे पहले मैं इस कंडीशन को आपको समझा देता हूं। ये जैसे लिख रहा है ना CA का स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो CA इंटू CA और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, CB इंटू CD। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो? आपका जवाब आया जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई शक संदेह वाली बात ही नहीं है, लिख दिया ना, बहुत सुंदर बात है। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CA अपन CD और इजकल टू क्या हो जाएगा, CB अपन CA, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CA अपन CB और इजकल टू क्या हो जाएगा, CD अपन CA। तो क्या आप ऐसी कंडीशन, अगर आप ऐसी कंडीशन बनाते हो तो ये आपका काम खत्म हो जाता है, यानी आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले हम ले लेते हैं मेरे भाई एक ट्राइंगल, हमें क्या बनाना होगा, एक ट्राइंगल, और हमने बनाया जी एक ट्राइंगल को, और ट्राइंगल हम बना लेते हैं। और ट्राइंगल जैसे ही हमने क्रिएट किया इस प्रकार से यहां पर एक ट्राइंगल बना लिया और ये मेरे भाई बन गया है हमारा ट्राइंगल, सही है। इसको मैंने नाम दे दिया जी ए और इसको नाम दे दिया जी मैंने बी और इसको नाम दे दिया सी। उसने यही बोला था एक ट्राइंगल है ए बी सी, बना दिया। वो कह रहा है बी और सी का मिड पॉइंट है, क्या ये है ना मिड पॉइंट। जब ये इसका मिड पॉइंट है तो उसने बोला एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है, किस प्रकार है कि एडीसी यानी एडीसी इजकल टू क्या है भैया, BAC यानी BAC इस प्रकार है, इस प्रकार से ऐसे, ये ऐसे कह रहे हैं भाई साहब, ऐसे करके। तो ये कैसे है, BAC, सही है जी। यानी वो ये कह रहा है ADC बराबर जो होगा वो BAC के होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, यानी ये वाला जो एंगल है ये ADC और ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। या तो आप ऐसे बना सकते हो इस फिगर को, या आप इसको कैसे बना सकते हो, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं। या आप इसे ऐसे बना सकते हो, ये वाला A हो जाएगा और ये वाला आपका B हो जाएगा और ये वाला आपका C हो जाएगा और आप इसे ऐसे डिवाइड कर दो इस तरीके से, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, D। जैसे मन करे आपका ऐसे इस सवाल को बना सकते हो, कोई दिक्कत रही। अब आपको मैंने एक दिन एक बात बताई थी, आपके पास दो ट्राइंगल हैं, कितने ट्राइंगल हैं मेरे भाई, दो ट्राइंगल हैं, और दोनों ट्राइंगल को हमें समरूप प्रूफ करना है, यानी सिमिलर बताना है। तो सिमिलर बताने के लिए मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताई थी, कब होते हैं सिमिलर, या तो एंगल बराबर हो, कोई दो एंगल बराबर हो जाए, या फिर साइड बराबर हो जाए। जब दोनों, जैसे मान के चलो कोई ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर लिया, जैसे मान के चलो यही वाला ट्राइंगल है, हमने सबसे पहले इसको सिमिलर प्रूफ कर लिया। जैसे ही हमने इसको सिमिलर प्रूफ किया तो फिर हम उसको एक तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं एक ट्राइंगल के माध्यम से। जैसे मान के चलो मैंने कोई ट्राइंगल लिया था ऐसे करके, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी और सी, और मेरे भाई एक ट्राइंगल मैंने दूसरा ले लिया इसको, वो क्या ले लिया, ए डी और सी। कोई दिक्कत है, मैंने मान लिया, मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं समरूप, कैसे हैं, समरूप हैं। और जब ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं तो मैं क्या कहूंगा, या तो ये बराबर होगा इसके,
या ये बराबर होगा इसके, यानी कोई दो एंगल बराबर होने चाहिए या तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। मैंने मान लिया कि सब कुछ ठीक ठाक हालत में है। मैंने उस दिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर कराया था, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है एक्सप्लेन की थी, बस आपको वही याद रखनी है। तो मैं क्या लिखता था, मैं लिखता था ये ए बी जो अपन होगा वो किसके होगा, ए डी के। फिर मैं लिखता था ए सी जो होगा वो बराबर किसके होगा, एसी के। भाई इधर एसी है तो एसी आ जाएगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, यही आएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें क्या कर सकता था, मैं लिख सकता था बीसी, और अपन क्या लिख सकता था, सीडी या डीसी। मैं इस प्रकार से इक्वेशन बना सकता था जब हमारे ट्राइंगल जो है समरूप हो, या तो हम ऐसी कंडीशन में ले एंगल पर, ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि सिमिलर हैं। तो अब हम इस सवाल में करते क्या है, सबसे पहले वो वाली बात आपको समझ लेनी है। तो हम ले लेते हैं मेरे भाई एक ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्राइंगल। तो मैं क्या ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी, कौन सा दे रखा है, एडीसी। क्या दे रखा है, एडीसी। और एंड ट्राइंगल हो जाएगा भैया बीएसी। इन दोनों ट्राइंगल में हम देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया एडीसी, तो आपको इसमें एक बात गिवन है कि एडीसी बराबर जो होगा वो बीएसी के होगा। ये कहां से पता चला हमें, ये है भैया गिवन। कौन सा पार्ट है ये, गिवन है। कोई दिक्कत रही, गिवन का मतलब होता है दिया है। अब आप इस वाले ट्राइंगल को जब देखते हो, देखो ए डी सी, तो देखो ये सी कॉमन आया आपका एडीसी में, और दूसरा ट्राइंगल है आपका बी ए सी, तो सी इसमें भी कॉमन है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है एंगल सी, तो आप लिखोगे एंगल सी बराबर क्या है भैया, एंगल सी। और ये क्या है आपका, कॉमन है, ये आपने कॉमन लिख दिया। दोनों बातों में कोई परेशानी रही। अब इसके बाद जो आपको सवाल लिखना है, इसमें ये बात लिख देनी है, ट्राइंगल जो है आपका ए डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ए सी के। भैया क्यों सिमिलर है, तो आप लिखोगे बाई रूल। कौन सा रूल, एंगल और एंगल। ठीक है, कौन सा रूल है भैया, एंगल और एंगल। साइड साइड भी होता है, एंगल एंगल भी होता है, तो हमने कौन सा रूल लगाया है, एंगल और एंगल का। कोई दिक्कत रही यहां तक। अब जब आपको ये पता चल गया इस कारण से ये सिमिलर है, तो फिर आप अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करने वाले हो। जैसे कि आपने सबसे पहले लिखा ये जो है सी ए, कौन सी भुजा भैया, सी ए। सी ए जो भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी भैया, क्या आप इसे लिख सकते हो सी बी के बराबर हो जाएगी, या आप इसे ये भी कह सकते हो कि ये सी डी के बराबर हो जाएगी। दोनों तरीके से कह सकते हो ना आप इस वाली बात को। तो आपने जो दूसरा ट्राइंगल लिया था वो लिया था ए डी सी। तो ये सी ए जो भुजा है आपकी वो किसके बराबर है जी, सी डी के। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत हुई, बहुत सुंदर। अब आप दूसरा वाला पार्ट लिखोगे, ये जो आपका बीसी है, क्या ये जो आपका बीसी है या सी डी जिसे हम कह रहे हैं, सीबी जो से हम कह रहे हैं, सीबी बराबर, भाई ये तो इस वाले ट्रायंगल का, और ए डी सी ये इस वाले ट्रायंगल का, तो क्या मैं सी ए के बराबर कह सकता हूं इस वाली बात को, तो मैंने ये कह दिया जी सी ए। तो मैंने इसका मल्टीप्लाई जब इधर किया तो ये हो जाएगा सी ए इंटू सी ए, और जब मैंने इधर इसका मल्टीप्लाई किया तो सी बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी डी, और इसे मैं लिख दूंगा सी ए का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा सी बी मल्टीप्लाई सी डी। क्या आपको इस सवाल में यहां तक कोई भी दिक्कत है, और यही आपको प्रूफ करना था, तो आप लिख दोगे HENCE हेंस प्रूव्ड। क्या आपको सवाल में कोई परेशानी महसूस हुई, एकदम दिमाग में आया कि नहीं, बताइए आप। हाँ जी, क्लियर है।